शुरुआत करते हैं सर आपकी लाइफ जर्नी से। एक सीए मतलब कैसे बने पहले तो, और फिर एक सीए डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आ गया? हर कोई अपने अपने बारे में बताने में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। मैं भी अपने बारे में बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। सर, हमारी फैमिली बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र में। और मेरे पूरे फैमिली में मेरे फादर के अलावा और किसी ने एजुकेशन नहीं ली थी। उनके बाद मैंने ही एजुकेशन ली, ऐसा समझिए। मेरे फादर एडवोकेट हैं। मैं पढ़ाई लिखाई में बचपन से अच्छा था, लेकिन जिस जगह हम तहसील प्लेस में रहते थे वहाँ अच्छी स्कूल्स नहीं थी। तो और मुझ में स्पार्क देखकर मेरे फादर ये चाहते थे कि मेरा करियर अच्छा बने, इसलिए वो मुझे एक से एक स्कूल बदल बदल कर डालते थे। तो मैंने हर मीडियम में पढ़ा है इंग्लिश के अलावा। मैं मराठी मीडियम में भी रहा, उर्दू मीडियम में भी रहा, हिंदी मीडियम में भी रहा। और ऐसे मेरी जर्नी 10th तक चली। और 10th में मैंने स्टेट में मेरिट में आया था मैं। तो जिससे उत्साहित होकर उन्होंने फिर मुझे दूसरे सिटी में शिफ्ट किया, अमरावती करके है हमारे एरिया में। मैं वहाँ से 11th-12th कर पाया देन, और उसके बाद से मैं बाहर ही रहा। तो इन शॉर्ट मेरे 24 साल के एज तक के मैंने बीएससी, एमए, एलएलबी और एफसीए चारों डिग्रीज ले ली। और इनमें से मोस्टली सारी डिग्रीज मेरे मेरिट में है। इवन मैंने सीए भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सारी एग्जाम्स। बट इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैं मेरे एजुकेशन लाइफ में 24 साल में से 13 साल घर से बाहर रहा, जिनमें मेरे 12 इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफ़र होते रहे अलग अलग कारणों से। और उसके बाद में मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था मैंने लाइफ में कि मैं किसी और के लिए काम करूंगा। मैंने मेरे फादर को भी हमेशा अपने लिए, खुद के लिए काम करते देखा था। तो वही एक इमेज बनी थी कि काम हमेशा अपने लिए करेंगे। मैंने अपना ऑफिस शुरू किया, मैरिज हो गई, ऊपर वाले की दया से बच्चे हैं 3 मेरे, गाड़ी ले ली, बड़ा घर ले लिया। तो बाय द एज ऑफ 29 ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। और दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मुझे खुद ये एहसास होने लगा कि हाँ, शायद मैंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव खासा कर। अचीव कर लिया। बिकॉज सीए, जैसे सब लोग जानते हैं, ये कोर्स टफ होता है और जनरली लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। तो जिस वक्त मैं सेटल हो चुका था, तब तक भी मेरे बैचमेट्स सीए कर ही रहे थे। पर ऐसे में सर एक चीज़ समझ में आई, वो ये थी कि तब एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम समझ नहीं आती थी। लेकिन ये समझ आया कि किसी कारण अगर मैं काम पर नहीं जा पाया, जबकि मैं अपने परिवार के लिए अकेला इनकम अर्नर हूँ, तो मेरे फैमिली का साथ कौन देगा। और फिर इस पर मैं थोड़ा स्टडी करने में बिलीव करता हूँ। तो मैंने इस पर स्टडी करना शुरू किया कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि मैं साइड बाय साइड शुरू करूं। और तब तक के मेरे पास कार और घर के लिए लोन चल रहा था, तो पैसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ईएमआई शुरू थे। हालांकि मेरे पास में उस वक्त में मोर देन 1000 से ज़्यादा क्लाइंट्स थे मेरे। मैंने 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज़ को खड़ा करने में मदद की थी। तो उन सब की तरफ से बहुत सारे ऑफर्स थे, वो चाहते थे कि मैं उनके साथ में जाऊं। लेकिन मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट कहीं जा नहीं पा रहा था, और इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। तभी किसी ने मुझे, वो मेरा फ्रेंड ही था सीए, उसने मुझे 1999 में इनवाइट किया एक मीटिंग के लिए। मैं उस जब मीटिंग में गया, वो मुझे नहीं पता था कि किस सब्जेक्ट की मीटिंग है, क्या होने वाला है। जस्ट फ्रेंड के इनविटेशन पर मैं गया। उस वक्त मैं 99 की बात कर रहा हूँ, इतनी गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, खासतौर से 4 व्हीलर्स। मैंने मीटिंग हॉल के बाहर देखा कि वहाँ पे दोनों साइड से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। सीए होने के नाते मैं इतना तो समझ पे आया कि ये जो भी हो रहा है, यहाँ पे लोग पैसा अच्छा कमा रहे हैं, या अच्छे पैसे वाले यहाँ आ रहे हैं। मैं हॉल में गया, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए, कुछ इनकम की बात की गई। बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने आके अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर किए। उनमें कुछ इंजीनियर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, एक मेरे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसको और स्टडी किया जाए। उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक और मीटिंग के लिए। पहली मीटिंग में आप बगैर इनविटेशन के ही चले गए? सर, हुआ कुछ ऐसे कि जिसने मुझे इनवाइट किया था, ही वॉज नॉट फ्रॉम नागपुर, ही वॉज फ्रॉम बैतूल।
अच्छा, मैं नागपुर बेस्ड हूँ, या वो बैतूल से थे और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे लोकेशन पे होती है, आप जाके अटेंड कीजिए। ओके, और मैं विदाउट किसी स्पॉन्सर के उस हाँ, मीटिंग में पहुंच राइट गया। राइट। और वहां जाने के बाद फिर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपको किसने इनवाइट किया, आप उन्हीं से बात करिए। अच्छा भी लगा मुझे ये, मैं उनसे बात किया तो उन्होंने फिर मुझे दूसरी मीटिंग के लिए इनवाइट किया, वो भी नागपुर ही में थी कुछ दिनों बाद। अब समाज में 7-8 साल से जब मैं था तो जिस भी प्रोग्राम में जा रहा था या तो मैं स्टेज पर होता था या फर्स्ट रो दी जाती थी। तो मैं इस मीटिंग में भी बगैर किसी से पूछे, कोई था नहीं साथ में, 300 रुपए की टिकट लेनी पड़ी, टिकट लिया और फ्रंट रो में जाकर पहली सीट पर बैठ गया मैं। और वहाँ थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त किया गया, फिर किसी ने आके मुझे उठा दिया कि सर ये सीट आपकी नहीं है, आप पहली बार आए हैं, आप पीछे बैठेंगे। कहीं ना कहीं सर वो एक टर्निंग पॉइंट बना मेरे लाइफ का, रिजेक्शन। और मैंने डिसाइड किया कि मैं इस चेयर पे तुझे 2 महीने में दिखाऊंगा बैठकर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे नहीं पता था। किस्मत से ऐसा हुआ कि जिसने मुझे इनवाइट किया था उनसे मैं अब बात करना चाह रहा था कि मुझे आगे बताओ, मुझे ये करना है और मुझे उस सीट पे बैठना है। और वो मोबाइल फोन का नया नया मोबाइल्स आए थे तो हर एक के पास नहीं हुआ। कौन से साल की बात है? 99। ओके, जी, ठीक है। हर एक के पास नहीं हुआ करते थे और एसटीडी पीसीओ का दौर होता था। किसी कारण से मेरा उनसे 1 महीना तक के कांटेक्ट ही नहीं हो पाया एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ स्पॉन्सर। तो मेरे ही ऑफिस में कोई बंदा काम करता था, उसने मुझे कंफर्म किया कि उसका भाई वो बिजनेस करता है। अच्छा, तो दैट्स हाउ आई गॉट अ स्पॉन्सर इन दिस इंडस्ट्री। वंडरफुल। एंड फॉर्चुनेटली आई केम टू दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बड़े माहौल में मैंने कुछ इंटरनेशनल पर्सनालिटीज को देखा, जिनमें से एक नाम मुझे पता है, आप भी फॉलो करते हैं, डगविड। यस जी, उनकी पहली किताब मैंने पढ़ी, आउट ऑफ टाउन एक्सपर्ट विद द ब्रीफकेस। तो ऐसे प्रभावी लोगों से जब मिलना हुआ मेरा, तो मैं इस इंडस्ट्री के बड़े कैनवास को देख पाया और उस तरह से मेरी एंट्री हुई यहाँ पे इस इंडस्ट्री में। दैट्स ग्रेट सर। मेरी भी एक चीज़ आपसे बहुत अच्छे से रिलेट करती है सर। जैसे आपने कहा कि उस समय एसटीडी पीसीओ का ज़माना था, तो ये बात लगभग वही है 99 2000 के आसपास की बातचीत है। तो मेरा एक एसटीडी पीसीओ होता था हरियाणा में, जींद में जी, और उसमें हर सैटरडे संडे कुछ लोग आते थे और आके वो एसटीडी पीसीओ पे फ़ोन करते थे। तो एक तो वो बहुत लंबी बात करते थे, उनका बिल ज़्यादा आता था इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते थे जी, ग्राहक अच्छे थे मेरे। दूसरा, वो जिस लहजे में बातचीत करते थे तो वो अद्भुत था अपने आप में, मतलब मैं मोहित हो जाता था उनकी बातों से। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं, कितने प्यार से बातचीत कर रहे हैं। हमारा हरियाणा की पर्टिकुलर वो जो बेल्ट है ना, थोड़ी वो खड़ी बोली वाली बेल्ट है थोड़ा सा, तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छी शैली थी बातचीत की। तो मैंने पता किया ये कौन है, कहाँ से आते हैं। तो पास में एक होटल था, अभिनंदन होटल। तो मालूम चला अभिनंदन होटल में कोई कंपनी है, उसकी मीटिंग होती है। तो मैं देखने के लिए, अरे क्या कंपनी है, क्या मीटिंग है, कैसे है, तो ऐसे ही मैं वहाँ पे जिज्ञासावश ऐसे टिकट लिया, जाके बैठ गया। और जो पहली बार मैंने कॉन्सेप्ट देखा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग है, मिडल मैन और एडवर्टाइजमेंट वालों को दूर करके ऐसे ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे मेरा भी वास्ता हुआ। मैं तो किसी को जानता ही नहीं था, किसी ने भेजा नहीं है। और धीरे धीरे फिर उसके बाद में, उस घटना के शायद 1 साल के बाद में मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। अच्छा, हाँ। तो वेरी इंटरेस्टिंग सर, आपकी ज्वाइनिंग हो गई और फिर आपने पार्ट टाइम किया होगा स्टार्टिंग में? हाँ, और मैं आज भी पार्ट टाइम ही करता हूँ सर। अरे वाह, वंडरफुल, क्या बात कर रहे हैं सर आप। मतलब प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू है? कंटिन्यूड है। वाह, दैट्स ग्रेट, सुपर। मतलब पार्ट टाइम करके बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है, आपकी प्रेजेंस ये बता रही है। 100%। और मेरा प्रोफेशन मेरी इमेज है। जैसे आज भी आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मेरे प्रोफेशन के ही नाम से इंट्रोड्यूस किया। मैं पसंद भी करता हूं मेरे प्रोफेशन को, तो उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। या जनरली एक परसेप्शन जो समाज में चला जाता है कि जो कहीं भी कामयाब नहीं है उसने नेटवर्किंग करना है,
इनफैक्ट मैं यहाँ पे बहुत डिफर करता हूँ सर। मेरा ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ मजबूत लोगों का प्रोफेशन है। यहाँ पे कमज़ोर दिमाग वाले, कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर हिम्मत वाले और कमज़ोर नॉलेज वालों के लिए बहुत स्थान नहीं है। और इस गलतफहमी के कारण कि जिसे कुछ नहीं हासिल है लाइफ में वो इस प्रोफेशन को करेगा, यहाँ पे फेल होने वालों की भीड़ बढ़ती है। अगर कामयाब लोग जो और दूसरे प्रोफेशन में कामयाब हैं वो अगर इसको पार्ट टाइम लेते हैं तो उनके फुल टाइम प्रोफेशन से बहुत अच्छा करियर यहाँ से बना सकते हैं। ये मेरा मानना है, मैंने देखा है ये होते। दैट्स ग्रेट, सुपर सर। जी सर। और मैंने भी कहीं पढ़ा है कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको इनिशियली पार्ट टाइम ही करना चाहिए। मतलब आपके पास में कोई पहले से काम है तो उसको छोड़िए मत, उसको पार्ट टाइम कीजिए। और अगर छोड़ने का डिसीजन लें, आपको लगे कि फुल टाइम करना चाहिए, तो वो प्रॉपर अपलाइन से काउंसिल करने के बाद में, उनकी एक प्रकार से एनओसी लेने के बाद में तो ही डिसाइड करना चाहिए। आपके अप्लायंस ने आप पे कुछ ऐसा नहीं बोला कि यार अब तो बहुत अच्छा लेवल हो गया है, वो चीज़ें हो गई, अभी फुल टाइम आ जाओ, या कभी ऐसा नहीं लगा आपको? अनफॉर्चुनेटली सर मैं इस मामले में थोड़ा बदकिस्मत रहा। मैंने जिस भी कंपनी में, मैंने अब तक 4 कंपनी की है सर। उसके कारण रहे हैं। हालांकि कोई भी अच्छा नेटवर्कर अपनी कंपनी बदलना नहीं चाहेगा। कंपनियां बंद हो जाती हैं जिस वजह से शिफ्ट करना पड़ता है। तो मेरी बदकिस्मती ये रही कि मेरे हर कंपनी के अंदर में मेरे अपलाइन छोड़कर चले गए। तो मैं अनाथ बच्चे की तरह से ही मेरा पूरा करियर रहा। और पर उसने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊँ, क्योंकि टीम बढ़ रही थी और टीम के लोगों को अगर संभालना है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी किस्मत से फिर मैंने ली और उसी कारण से मैं किताबें पढ़ पाया बहुत सारे। उस वक्त टेप बोला करते थे हम कैसेट्स को। हर हफ्ते के हर दिन मिनिमम 1 या 2 टेप सुन लिया करते थे, या उससे ज़्यादा किताबें पढ़ते थे 20, 25, 30 पेजेस रोज़ की। यानी ऐसा समझिए आपके शुरुआती करियर में मैंने पहले साल में 50-60 से ज़्यादा किताबें पढ़ ली थी इस सब्जेक्ट पे। और मुझे लगता है कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा हाथ किताबों का, सेमिनार्स का और टेप्स का रहा है। वो आज भी 25 साल पहले सुना हुआ टेप ऐसा लगता है जैसे आज ही सुना है। और जनरली मैं सिर्फ सुनता नहीं था या पढ़ता नहीं था, मैं उनकी नोट्स बनाया करता था। मेरे पास आज भी रखी है सारी नोट्स मेरी, कभी दिल होता है तो आज के टाइम में सर जब रील्स का ज़माना है, जी। लोग 30-40 सेकंड में ही मनोरंजन करना चाहते हैं और उतने ही टाइम में नॉलेज लेना चाहते हैं जी। बुक्स की और लंबी ऑडियो या वीडियो की आज भी ज़रूरत है, वो आज भी प्रासंगिक हैं? सर देखिए, ट्रेंड्स बदलती रहेगी, लेकिन आज भी किताबें जिंदा है, न्यूज़पेपर छपते हैं, कॉलेज में आज भी 45 मिनट्स का ही लेक्चर होता है। तो उसी तरीके से जब आप नॉलेज की बात करेंगे, सीखने की बात करेंगे और उसमें से करियर बनाने की बात करेंगे, तो आपके बेसिक्स तो नहीं बदलेंगे सर। और कहीं ना कहीं आपको अगर बड़ा कुछ करना है तो आपको बैक टू बेसिक्स आना ही पड़ेगा। मैं देखिए, वैसे तो डायरेक्ट सेलिंग में हम सब लोगों ने उसी रास्ते को फॉलो किया है, तो कहानियाँ सबकी लगभग बराबर होती हैं। मेरी भी कुछ कहानी ऐसी रही सर। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, ज्वाइन किया मैं। हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं था उन दिनों कंपनी में। आई ज्वाइंड इन 2001। तो लेकिन थोड़ा सा टेस्ट मालूम चल गया था कि यार एजुकेशन भी यहाँ पे होती है कुछ ना कुछ। तो मैंने सर किसी एक इंटरनेशनल कंपनी की 1000 से ज़्यादा टेप्स खरीदी उस ज़माने में, उनको सुना, उनके नोट्स बनाए और प्रयास किया कि अपने काम में, अपने व्यवहार में उसको शामिल किया जाए। बहुत सही। और उसी दौरान मैंने डगविड को मैंने सुना, मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कहीं ना कहीं। आपने 4 कंपनियां बदली, जैसे आपने कहा, अलग अलग कारण रहते हैं। एक आम व्यक्ति अगर उसको कंपनी न बदलनी पड़े कभी जिंदगी में, मतलब कंपनी रहे, ऐसी कंपनी चुनने के लिए क्या पैरामीटर्स उसको देखने चाहिए? बहुत सही सर, ये सवाल इनफैक्ट हर नेटवर्कर ने, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उसने ये सवाल सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए।
क्योंकि जब आप किसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कोई करियर चुना है या आपने मैरिज करने का निर्णय किया है। तो जैसे आप मैरिज करते वक्त बहुत सोच समझ करके निर्णय करते हो, या आप कोई करियर लेते वक्त आप बहुत कॉन्शियसली करियर चुनते हो कि शायद परिवार का प्रेशर है कि बेटे डॉक्टर हो जाओ, फ्रेंड्स जो है वो इंजीनियरिंग के साइड जा रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि नहीं तू हिस्ट्री में अच्छा है, तो खुद को लग रहा है कि नहीं मैं तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा हूं। तो आपके मन में जैसी दुविधा होती है, ऐसी कंपनी चुनते वक्त मैंने जनरली नेटवर्कर के मन में या जो ज्वाइन हो रहा है उसके मन में वो दुविधा नहीं देखी कि मैंने कौन सी कंपनी चुननी है। इनफैक्ट इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। वो तो सिर्फ वो कंपनी चुनता है जिसका उसको न्योता दिया जाता है। यस। वो कंपनी नहीं चुनता है, वो सिर्फ स्पॉन्सर को चुनता है। और स्पॉन्सर ने भी खुद हमेशा स्टडी करके कंपनी नहीं चुनी होती है, वो उसने भी किसी स्पॉन्सर को चुना होता है। मेरा इस पर यूट्यूब एक वीडियो है पूरा, हाउ टू चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसमें मैं एक फॉर्मूला देता हूं 3P 3T जी। तो इस पर मैं आपके दर्शकों से कुछ बात करने की परमिशन चाह रहा था सर। प्लीज सर। तो इस पर मेरा एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अगर आप सही तरीके से अपनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप गलत कंपनी चुनोगे। जो सबसे मूल मंत्र है इस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए, क्योंकि आप ये बिजनेस आज जो कमा रहे हो, आज जो मेहनत कर रहे हो, उससे आज कमाने के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आज जो कमा रहे हो ये पैसिव इनकम में आपके बुढ़ापे के लिए काम में आने के लिए होगा, और आपकी आने वाले जनरेशन के लिए विरासत छोड़ने के लिए होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना जरूरी है कि क्या मैं जिस कंपनी से जुड़ने जा रहा हूं, क्या उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले 40, 50, 100 साल तक के जिंदा भी रह सकती है या नहीं। अगर ऐसा न पाओ तो बिल्कुल भी उस कंपनी में अपना समय बर्बाद मत करो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी नेटवर्कर्स में है जनरली कि अगर कोई नई कंपनी बन रही है तो वहां मैं काम करूंगा ताकि मेरी आईडी टॉप पर आए और मैं सबसे बड़ा नेटवर्क बना पाऊं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा सर के माध्यम से कि आप टॉप पर रहो या 10 साल बाद कंपनी में ज्वाइन करो, जितनी मेहनत आप करोगे नेटवर्क तो उतना ही बनेगा सर। पहले आने से ऐसे कोई खास फायदा नहीं होता। इनफैक्ट आप कंपनी को अपने कंधे पे बिठाकर दौड़ा रहे हो। होना तो ये चाहिए कि कंपनी के प्रोफाइल के बेनिफिट से आपको इजी जाए कि आप कंपनी के बारे में किसी को बताएं तो वो रिलेट कर सके कि हाँ मैं इस कंपनी को जानता हूं, रिप्यूटेड कंपनी है। तो पहला पॉइंट इसमें मेरा जो फॉर्मूला है 6 पॉइंट्स का, वो है 3P 3T। आई रिपीट 3P 3T। 3P है कंपनी का, डायरेक्टर्स का प्रोफाइल, जो सबसे ज्यादा माइन्यूटली आपने चेक करना चाहिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उनका लीगल साइड कैसा है, उनके व्यवहार कैसे हैं, उन पे कोई केस तो नहीं चल रही है, डायरेक्टर्स का या प्रमोटर्स का बैकग्राउंड कैसा है, उन पर कोई केसेस तो नहीं चल रही है, उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा है, वगैरह वगैरह, कितनी साल पुरानी है। और अब तो ये बड़ा इजी हो गया है, हमने जब शुरू किया था तब ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, पर अब आप तो गूगल करिए या अब तो एआई कर सकते हैं। आप एआई के माध्यम से आप ये सारी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कंपनीज को एआई के माध्यम से। तो प्रोफाइल सबसे पहले देखें। दूसरा होता है प्रोफाइल अगर सही है तो प्रोडक्ट, क्योंकि बेसिकली बिजनेस तो प्रोडक्ट्स का होता है सर। और प्रोफाइल कितना ही अच्छा हो, बाकी सारी चीजें कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट अपने आप नहीं बिक सकता है तो उस कंपनी को थोड़ा सा बचें। बिकॉज प्रोडक्ट आपको मदद नहीं कर रहा है आपका करियर बनाने में, आप प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो प्रोडक्ट बेचने में। दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक ही यह है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, उसको पसंद करें इस्तेमाल करने के बाद, और फिर उसको और लोगों को रिकमेंड करें। इसी को जब आप प्रोफेशनली करते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग कहते हो। अदरवाइज बेसिक प्रोसेस ये है। वेरी ट्रू। पर जनरली मैंने एक सेंटेंस सुना है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में कि भाई साहब प्रोडक्ट का क्या है, वो तो खरीद के रखने ही होते हैं, पैसा देखिए ना कितना दे रही है कंपनी।
और ये जो वो ट्रैप होता है कि पैसा कितना दे रही है, ये कंपनियां ज्यादा पैसा देने के चक्कर में बहुत लंबा चल नहीं पाती है। वेरी ट्रू। और बहुत सारी कंपनियों के साथ यही हुआ है, और वहां फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी हुआ है। तो दूसरा पी हुआ प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली रिसर्च्ड होने चाहिए। क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट तो मार्केट में अवेलेबल है, वेरी आपके प्रोडक्ट के अंदर में कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर नहीं है तो फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, या उसको कंपेयर किया जाएगा मार्केट से। जब कंपैरिजन होगा तो बहुत सी चीजों पे फिर वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट अगर यूनिक है, देयर इज नो कंपैरिजन। और ये या फिर कंपैरिजन आप करते हैं तो कंपैरिजन में सामने वाले को ये लगे कि दिस इज बेटर, जेन्युइन प्रोडक्ट। जी Yeah. बिल्कुल। तीसरा पी होगा सर आपका इनकम प्लान का पी। डेफिनेटली अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो सिमिलर टाइप के वर्क में आप ये देखते हो कि कौन सी कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है, तो इनकम प्लान में भी आपने ये देखना है। पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लान भी होना चाहिए, डुप्लीकेशन का भी उसमें प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, डाउनलाइंस को हेल्प करने का उसमें प्लान में ही इनबिल्ट फॉर्मूला होना चाहिए। वरना सीनियर एक बार आगे बढ़ने के बाद अगर उस प्लान में अगर वो चीज ना हो तो फिर वो शायद डाउनलाइन को साथ ना दे, या जो लेग बड़े हो जाते हैं वहां ध्यान ना दे। तो हर एक को इक्वल ट्रीट करने के लिए कंपनी के प्लान में अगर इस तरह से इनबिल्ट मैकेनिज्म हो तो फिर अपलाइन हर किसी के लिए बराबर काम करते हैं। दैट्स ग्रेट। दीज आर 3 P's: प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्लान। नाउ 3 T। सबसे पहला टी है सर कि उस कंपनी के साथ में ट्रेनिंग सिस्टम होनी चाहिए, या आपकी अपलाइन की ट्रेनिंग सिस्टम होनी चाहिए। बिकॉज शायद आपको ट्रेनिंग की जरूरत ना हो, लेकिन अब आप जब टीम बनाने वाले हो, कोई डॉक्टर आ रहा होगा, कोई टीचर आ रहा होगा, कोई हाउसवाइफ होगी, कोई रिटायर्ड पर्सन होगा, कोई स्टूडेंट होगा, हर किसी को एक जैसा डुप्लीकेशन अगर नहीं करवाओगे आप तो टीम आगे नहीं बढ़ेगी। और डुप्लीकेशन राइट वे में होने के लिए हर एक का प्रॉपर एजुकेशन होना जरूरी है, और वो भी चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे हमने जब 25 साल पहले शुरू किया था, उस वक्त का इनविटेशन और 10 साल का पहले का इनविटेशन और आज का इनविटेशन सेम नहीं हो सकता सर। वेरी ट्रू। प्लान देने का मेथड सेम नहीं हो सकता है। पहले जूम नहीं हुआ करते थे, होम मीटिंग्स करते थे मेनली। राइट। अगर किसी एक भी व्यक्ति से बात करना होता तो ट्रैवल करना होता था। तो हर चीज में बदलाव जो आया, आपका ट्रेनिंग सिस्टम इतना कैपेबल हो, इतना वाइब्रेंट हो कि वो इसको अकोमोडेट कर सके, रिजिड भी ना हो, और हर एक के लिए उसमें स्पेस हो ताकि वो ग्रो कर सके। दूसरा पी आएगा सर आपकी टीम। जिस टीम को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, जिस टीम में आप बिलोंग करने जा रहे हो, लीडर्स कैसे हैं वहां के, क्या वो रियली जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, या आज आपसे एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कल दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, आज लीगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल को किसी और सिस्टम की बात करें। वो आपका कितना साथ दे सकते हैं या सिर्फ स्पॉन्सर करके हट जाएंगे, ये पता करना भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है बिफोर यू ज्वाइन एनी कंपनी। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द फॉर्मूला इज टाइमिंग। हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है सर, चाहे वो रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी हो, शेयर मार्केट की अपॉर्चुनिटी हो, या डायरेक्ट सेलिंग की। वो अपॉर्चुनिटी का समय जाने के बाद भी अपॉर्चुनिटी तो जिंदा होती है, लेकिन उसका जो क्रीम होता है वो चला जाता है। तो यू मस्ट लुक एट द टाइमिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। तो इस तरह से ये 3P 3T मैंने हमेशा फॉलो किया है, और उस वजह से शायद मुझे कभी भी जिसे फेलियर कह सकते हैं, फेलियर नहीं देखनी पड़ी इस इंडस्ट्री में। दैट्स ग्रेट सर। 3P 3T का फार्मूला आपने बताया जी ये बुक है सर, ये हम आपको भेंट करेंगे लास्ट में सर। इसमें हमने बेसिक्स को कवर किया है, लेकिन बेसिक्स से पहले इंडस्ट्री का विजन, डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्यों चलेगी हमारे देश में, और राइट कंपनी कैसे चूज करना चाहिए, तो इसमें बहुत डिटेल में बातचीत है। और इसमें हमने एक 100 नंबर का प्रश्न पत्र दिया है कि आप अपनी कंपनी को जांचिए और देखिए कि 100 में से उसको कितने नंबर मिलते हैं। तो इसमें मोटा मोटी हमने 4 चीज़ों पे बहुत डिटेल में बातचीत की है। जैसे 3 तो वही है जो आपने बोला, हमने इस पे प्रोफाइल पे बातचीत की, बहुत डिटेल में हम लोग गए हैं, मैनेजमेंट एंड ऑल।
दूसरा हमने प्रोडक्ट पे बातचीत की, तीसरा हमने प्लान पे बातचीत की, और चौथा कहीं ना कहीं हमने इसमें एजुकेशन सिस्टम को कवर कर लिया है कि कंपनी का एजुकेशन सिस्टम देखिए जिसमें लीडरशिप भी आ गई है, और उससे कहीं ना कहीं कंपनी कितना लंबा जा सकती है, स्किल्स के ऊपर में काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो उनकी प्रायोरिटी पे है या नहीं है, तो उस चीज़ पे बातचीत की गई है। और इसलिए, और ये जो प्रश्न है या रिजवान सर, ये मैंने ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो कम से कम 100 लोगों से जरूर पूछा होगा, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि अगर कंपनी सही नहीं है तो फिर आप कितने भी जेन्युइन क्यों न हो, तो फिर उसका उतना महत्व नहीं रह जाता है कहीं ना कहीं, और फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने इतना टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है रिजवान सर कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे कुछ न कुछ चीज़ें आती रहती हैं। आपने देखा होगा 25 साल पहले भी कुछ चीज़ें थी, वो किसी दूसरे रूप में थी, आज दूसरे रूप में आ गई हैं। जैसे वो बहरूपिया अपना भेष बदल लेता है ना, तो भेष बदल के आती रहती हैं चीज़ें। अभी क्रिप्टो के नाम पे और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये भी डायरेक्ट सेलिंग है और ये भी भारत सरकार के रूल्स का पालन करती है। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या पर्टिकुलर दो की अगर हम बातचीत करें, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग, इज इट लीगल? और दूसरा, जो लोग कहीं इसमें जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिकॉज आपके पास इंडस्ट्री का भी 25 साल का तजुर्बा है सर, और आप फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है, और मैं चाहूँगा कि सारे दर्शक इस सवाल को खास तौर से बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ना कि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि हम सिर्फ इनकम जनरेशन की बात कर रहे हैं। हम एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और हमारे देश के अंदर में 2016 से पहले इसके बारे में कोई सरकारी दस्तावेज हमारे पास नहीं था, लेकिन थैंक्स टू गवर्नमेंट कि 2016 9 सितंबर के दिन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इस पर एक दस्तावेज दिया जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस ऑफ 2016। उसके बाद में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस पर ही बेस करके गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस इशू किए, जिसके अंदर में बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है, जिनमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मुझे महाराष्ट्र का पता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत क्लैरिटी के साथ में वहां पर सर्टन चीजों में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो वो इलीगल है, उसकी लिस्ट दे दी है, जिसके अंदर में इंश्योरेंस को एक्सक्लूड किया गया, जबकि इंश्योरेंस अदरवाइज टोटली लीगल एस्पेक्ट है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट को इलीगल ठहराया गया, या ऐसे प्रोडक्ट्स जो जंतर मंतर जैसे हों कि भाई आपने बिल्कुल कोई प्याला दे दिया और उसके अंदर में या कोई चिप दे दी या कोई गले में टांगने का तावीज दे दिया, इन चीजों में नेटवर्किंग करने से या डायरेक्ट सेलिंग करने से लीगली मना किया है। और फिर इसी के ऊपर में दिसंबर 2021 के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आए हैं, वो भी बहुत क्लैरिटी से जो रियल डायरेक्ट सेलिंग है, रियल डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए अगर आप इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो आपको ये क्लियर होगा कि उस कंपनी के पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो, और बिजनेस न ज्वाइन करते हुए भी लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के उद्देश्य से खरीदना चाहते हो। ऐसा प्रोडक्ट अगर लेकर बिजनेस किया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, और फिर प्रोडक्ट बेचना ये मुख्य उद्देश्य रखकर उसके बेनिफिट्स जो लोग बेचने में सहायता कर रहे हैं उनको दिए जाने के नाम को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ना कि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है और पैसा कमाने के लिए आप नाम मात्र उसमें कोई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसा अगर किया जाता है तो गाइडलाइंस इसको पॉन्जी स्कीम कहती है। इसी के तहत सर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्रिप्टो आ जाएगा और फॉरेक्स आ जाएगा, जो सरकारें जो चाहती हैं उस उद्देश्य के अपोजिट है। इसमें मैं बस थोड़ा सा एक ऐड करना चाहता हूं सर, और हम डिस्क्रिप्शन में वो प्रोडक्ट्स जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किए हैं उनकी एक लिस्ट भी डाल देंगे ताकि व्यूअर्स को जानकारी हो। जो हमारी ये बुक है सर, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, इसमें पेज नंबर 60 पे हमने लिखा है कि
11 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार निम्न प्रोडक्ट अमान्य हैं। अमान्य है जी। और इसमें डिटेल दिया गया है सर 8 प्रोडक्ट का, जी कि ये 8 प्रोडक्ट आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल नहीं कर सकते हैं। और ये वही सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी आपने बात अभी मैंने चर्चा की और हम डिस्क्रिप्शन में भी उसमें डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, सबको हेल्प हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्या है कि अगर कोई आम व्यक्ति कहे तो बंदा हल्के में लेता है, लेकिन एक 25 साल का अनुभवी व्यक्ति सीए अगर ये कहता है तो लोग फिर उसको उतना हल्के में नहीं लेंगे, वो थोड़ी गंभीरता के साथ में लेंगे। 25 साल तो मेरा डायरेक्ट सेलिंग का है, मेरा सीए का एक्सपीरियंस 33 इयर्स का है। वाह, क्या बात है सर। तो वो टोटल मिला देंगे, उसको अलग अलग मिला देंगे तो ये 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास में है। तो इनसे बचना चाहिए सर। मैं क्रिप्टो और फॉरेक्स पे थोड़ी बात आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये तो मैंने अभी कानून की बात की है। जैसे उससे पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग को भी रखना चाहूंगा सर, कि जैसे हमने देखा है कि अभी 460 प्लस कंपनियां कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास में प्रॉपरली रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनकी भी अगर प्रॉपर स्क्रूटनी अगर हम करें तो इनमें से 50-60 से ज़्यादा कंपनियां नहीं नजर आती है जो जेन्युइनली डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, बाकी जस्ट रजिस्टर हुई हैं। लेकिन क्रिप्टो बेस्ड या फॉरेक्स बेस्ड या इस तरह के और तरीके से हजारों कंपनियां हैं जो देश के अंदर काम कर रही हैं, उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देश में नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, उनका कोई ऑफिस नहीं है। अब हो क्या रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन कंपनियों में लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वो लीगली फंसती है कंपनियां, या उनका प्लान प्रॉपर नहीं होने से अगर फाइनेंशियली वीक होती हैं और बंद होती है, तो ये कहीं किसी दफ्तर में जाके कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा पैसा कहां से वसूल किया जाए। क्योंकि इनके ऊपर में कोई रेगुलेटर नहीं है। अब मैं क्रिप्टो की अगर बात, और ऐसी ज्यादा कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की, लीगल कंपनियां, जेन्युइन एथिकल कंपनियां 50-60 हैं, जबकि हजारों कंपनियां हैं जो अदरवाइज काम कर रही है, जो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग के नाम से पेश करती है। ये मेरी नजर में ऐसा ही है कि सोना ये ऐसी धातु है जो पॉपुलर है, इसीलिए सोने के डुप्लीकेट बनते हैं। आपको लोहे का डुप्लीकेट बनता हुआ नहीं दिखेगा साहब, पीतल का या तांबे का डुप्लीकेट नहीं बनेगा। जो चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसकी वैल्यू होती है, उसी का डुप्लीकेट बनेगा। मेरे दर्शकों से यही विनती है कि इस पैरामीटर्स पे आप डायरेक्ट सेलिंग को समझकर देखिए कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उसके इतने डुप्लीकेट नहीं बने होते। जहां कहीं ये परसेप्शन है कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट गुड, वो परसेप्शन आपका डायरेक्ट सेलिंग की वजह से नहीं बना है, वो परसेप्शन इसलिए बना है क्योंकि आपने एक इमिटेशन ज्वेलरी को सोना समझकर खरीद लिया, जबकि वो सोना नहीं निकला, तो आपका भ्रम टूटा है। इसी लाइन में अगर मैं अब बात करूं तो लगभग 18,000 क्रिप्टो टोकन्स एक्सचेंजेस पर रजिस्टर्ड है जी। अब आप अगर इनकी भी स्टडी करेंगे तो 20 या 25 टोकन्स ऐसे हैं कि जिनमें जेन्युइनली लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए उसमें ग्रोथ देखी है। बाकी टोकन्स का तो वन टाइम ग्रोथ आया है और उसके बाद में वो खत्म हो गए। अभी इन 18,000 टोकन्स में से 99% टोकन 0.1 सेंट से भी नीचे वैल्यू में पड़े हुए, जिनकी वैल्यू $10 तक गई थी। तो $10 पे जिसने खरीदा होगा, अगर वो 0.1 सेंट पर है, तो आज कहां होगा वो। पर जिस वक्त उसने सामने लाया जाता है तो यही बोला जाता है कि ये अगला बिटकॉइन बनेगा या अगला इथेरियम बनेगा। हर हीरो तो अमिताभ नहीं बन जाएगा, पर इस भ्रम में कि ये कम से कम इतना भी हो गया तो हम इतने गुना पैसा कमा जाएंगे। और इसमें मेरा एक प्रश्न ये भी है रिजवान सर, कि मान लेते हैं वो नेक्स्ट बिटकॉइन बन भी जाए, तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले लीजिए, लेकिन आप उसको डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू सेल कर रहे हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, दैट इज इलीगल। और जो हमारे, मैं वहीं आ रहा हूं सर, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं सर 2021, उसको ये डेफिनेटली वायलेट कर रहे हैं। हाँ, वायलेट कर रहे हैं। और उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है उसका फिजिकल ऑफिस इंडिया में होना चाहिए जी। यस प्लीज। क्रिप्टो के बारे में देखिए सर, अगर आपको याद होगा तो 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली उनकी वेबसाइट के ऊपर में नोटिफिकेशन डाल रखा था कि क्रिप्टो
इज नॉट लीगल इन इंडिया, और मैं समझता हूं वो आज भी नहीं है। आज भी आप कोई भी वस्तु इंडिया के अंदर में क्रिप्टो करेंसी देकर खरीदना, ये लीगल करेंसी नहीं होगी। और ये क्रिप्टो के ही लिए नहीं, इंडिया के अंदर में भारतीय करेंसी के अलावा आप कोई भी और दूसरी मुद्रा में अगर खरीद फरोख्त करोगे तो वो लीगल नहीं होता है। तो यहीं से फॉरेक्स भी आ जाएगा आपका। फॉरेक्स के लिए जो डीलर है उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट से लाइसेंस होता है कि ये लोग डील कर सकते हैं। क्रिप्टो इंडिया के अंदर में लीगल नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे टैक्सेस लगा देने की वजह से ये भ्रम लग रहा है कि ये लीगल हो गया है। उसको भी थोड़ा एक बार आप डिफाइन कीजिए सर प्लीज। देखिए सर, क्या हुआ है ना कि किसी ना किसी तरीके से भारत का बहुत सारा पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट हो गया है, और वो जो ट्रेडिंग हो रही है पूरी, वो सारी क्रिप्टो वर्ल्ड में हो रही है, और जिसमें रियल मनी जा रहा है जो देश के बाहर चला जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने इस पर इनकम टैक्स भी लगाया हुआ है और जीएसटी भी लगाई हुई है। और आगे जाकर इसका इंपैक्ट आपको ये दिखेगा कि जितने एक्सचेंजेस है वहां से डेटा लेकर जब ये सरकार इसको अपना शिकंजा टाइट करेगी, तो आपने कमाया कम और टैक्सेस ज्यादा देने पड़ सकते हैं आपको, अगर आपने इसमें प्रॉपर अगर अपने आप को क्लियर नहीं रखा है तो। क्योंकि आज मुझे नहीं पता होता है, या सरकार को भी नहीं पता होता है कि किसके वैलेट के अंदर में कितना क्रिप्टो है, लेकिन जिस दिन वो बेचता है उस दिन वो कहीं ना कहीं किसी एक्सचेंज पर नोटिफिकेशन आ रहा है उसका कि इसने बेचा है, उसका ट्रांजैक्शन हो रहा है इन इंडियन करेंसी, और बैंक से ट्रांजैक्शन होने की वजह से खरीदते वक्त बेचते वक्त वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, और इस पर टैक्सेस आएंगे। अब आपने जो बात उठाई सर, तो पहली चीज तो यह है कि ये लीगल करेंसी इंडिया में नहीं है, इसलिए इसका लेन देन यहां पर लीगल नहीं होता है। राइट। दूसरा हुआ कि इस केस में जैसे कि इंश्योरेंस इलीगल है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचा जाना, ऐसे ही क्रिप्टो या फॉरेक्स बेचा जाना भी इलीगल है। ये सेम चीजें हैं। जबकि आप देखेंगे तो इंश्योरेंस इंडिया के अंदर में जो जितनी कंपनियों को लाइसेंस मिला हुआ है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनके माध्यम से इंश्योरेंस ये पूरी तरह से लीगल बिजनेस है। बट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप उसको नहीं कर सकते, वहां इलीगल है। यस। तो ऐसे ही क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये परफेक्टली लीगल हो सकता है, लेकिन उसमें नेटवर्क मार्केटिंग तो टोटली इलीगल है। और जनरली आपने बिटकॉइन का कभी नेटवर्क नहीं देखा, आपने इथेरियम का कभी नेटवर्क नहीं देखा। मैंने जनरली जितने भी साल से, लगभग 12-13 साल से मैं इनके नेटवर्क देख रहा हूं, जितने भी कॉइन्स का मैंने नेटवर्क देखा है, उनमें से कोई भी कॉइन लगातार 5 साल तक के ग्रो होते हुए नहीं देखा है, वो ड्रॉप होता है सर। और उनमें दुनिया में कहीं भी लेन देन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना ओन इकोसिस्टम उतने लोगों के पुरता बनाया हुआ है, वो बाहर उससे नहीं निकल पा रहे हैं। तो ये महज एक तरह से आपने जो वर्ड यूज किया कि बहरूप है, कि इनके पास में एक इनकम प्लान है जिसमें देने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो कंप्यूटर से सर्टेन नंबर जनरेट किया जा रहा है जिसे क्रिप्टो कहते हैं, और वो नंबर बेचा जा रहा है, लोग खरीद रहे हैं। मेरी आप सबसे इस पे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट रहेगी या सजेशन रहेगा कि इस झांसे से अपने आप को बचाइए। अगर आप रियली मानते हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर करेंसी, तो आप जो रियली एक्सचेंज के ऊपर में पिछले 10-15 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे क्रिप्टो देखें और उसमें इन्वेस्टेड रहिए लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे ही फॉरेक्स का है। भारत के अंदर में आप भारत की मुद्रा के अलावा कोई भी करेंसी में अगर डीलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और विदाउट लाइसेंस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट किसी डीलर के थ्रू होना चाहिए, ना कि आप किसी कंपनी के माध्यम से कर लें जिनके पास में इसका लाइसेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी इमेज को भुनाने के चक्कर में इन लोग ने इस तरह से अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन इनके बंद होने के कारण, इनके लोगों के साथ में खिलवाड़ करने के कारण नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज, डायरेक्ट सेलिंग की इमेज को बहुत बुरा धक्का लगता है। और ये जनरल लोग नेटवर्क मार्केटिंग के और डायरेक्ट सेलिंग के नाम से परिचित हैं, वो इसको जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं है। मैं रिपीट करूंगा कि वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से परिचित हैं, इसको जानते हैं, लेकिन इसको पहचानते नहीं है। और सिर्फ जानना किसी चीज को काफी नहीं होता है। और
मोस्टली हम में से ज्यादातर लोगों के पास जब हम अप्रोच करते हैं तो वो सिर्फ उस जानकारी के माध्यम से कि वो कंपनी बंद हो गई थी, वो कंपनी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया, उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अरेस्ट किया गया, इस अधूरी जानकारी के भरोसे वो पूरी इंडस्ट्री के बारे में ये मान लेते हैं कि ये इंडस्ट्री धोखा है। जबकि इस इंडस्ट्री को श्रेय ये जाता है, लेस ब्राउन का अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा मिलेनियर्स इस इंडस्ट्री ने पैदा किए हैं। वेरी ट्रू। एक बहुत ही रिप्यूटेड आदमी अगर इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसे ओपिनियन दे रहे हैं तो आप इस इंडस्ट्री को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? आप या आपके वार्ड्स जिनके आप गार्जियन हैं, आप उनके करियर के लिए 20 से 25 साल का एजुकेशन दिला रहे हैं। आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस वक्त उसने उस इंडस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार किया था, शायद वो जब तक के पास आउट करेगा वो इंडस्ट्री का वजूद ही खत्म हो सकता है। जैसे कि जब हमने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया था उस वक्त 3 ही डिग्री हुआ करती थी, बीए, बीएससी और बीकॉम। अगर कोई आज ये 3 डिग्री करेगा तो लोग हंसेंगे उस पर। समय बदल जाता है। ऐसे ही जब आप बहुत सोच समझ करके अपने वार्ड के लिए किसी करियर का चॉइस करते हैं, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इस नजरिए से एक बार डायरेक्ट सेलिंग को जरूर देखें। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल सिर्फ मानना नहीं है, मेरा 25-26 साल का एक्सपीरियंस है कि किसी भी और करियर से, चाहे वो सर्जन हो, सीए हो, एडवोकेट हो या इवन सिविल सर्विसेज हो, जितनी मेहनत करके उस करियर में वो बंदा पहुंचता है, उससे 1/10 मेहनत में यहां ये बंदा उससे काफी आगे निकल जाता है। दैट्स ग्रेट सर। ये अगर आप भी मेरी बात से शायद सहमत करेंगे। मैं 100% सहमत हूं सर। और डायरेक्ट सेलिंग का डिज़ाइन ही कुछ इस प्रकार से किया गया है कि अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और आपके द्वारा किए गए काम का जो फल है आपकी पुश्तों तक जाता रहता है। जरूरत बस इस चीज़ की है कि जो ये लालच वाली चीज़ें हैं उससे कहीं ना कहीं हमें बचना चाहिए। और जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को बनाया गया है, जिन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के अनुसार आप कंपनी का चयन करें। आपके पास रिजवान सर बहुत बड़ा तजर्बा है, बहुत सारा अनुभव है। हमारे पास में टाइम की लिमिटेशन है तो एक इंटरव्यू में हम नहीं समा सकते। उसके लिए तो शायद बहुत लंबे इंटरव्यूज़ करने पड़ेंगे, कई सारी किताबें आपको लिखनी पड़ेंगी जी। लेकिन आपने समय निकाला सर। दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद आपका भी और दर्शकों का भी। ये थे सीए रिजवान मिर्जा साहब, नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच में। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस जिनके पास था। और इसी प्रकार के अनुभवी और एक्सपीरियंसेस लोगों से अगर आपको मिलना है तो आपके पास में एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स मीट 2025। जी हाँ, इस बार हम इस प्रोग्राम को पटना में करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑडिटोरियम बापू सभागार में 5000 लोगों के साथ में फुल डे का प्रोग्राम रहेगा। बहुत सारे मल्टीपल स्पीकर्स रहेंगे, बहुत सारी जानकारी, एजुकेशन और ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। सो आपने क्या करना है, आप अपनी टीम के साथ में तैयारी कीजिए। स्क्रीन पे आपको हमारे ऑफिस का नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे संपर्क कीजिए। कब उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, कैसे होगा, आप टच में रहिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।